हेलो नमस्कार जय हिंद। वेलकम टू दी एस एन रिसर्च एंड एनालिसिस शो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट। सो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डूब रहा है एंड हाउ टू अवॉइड दिस लॉसेस। बहुत से ऐसे लोग हैं या मेरे सर्कल में हैं जो लोग वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ नॉलेज, और उन लोगों का पैसा हमेशा ये ऑप्शंस हो या फ्यूचर्स हो या नॉर्मल स्टॉक कैश मार्केट हो, मोस्टली दे आर लूजिंग देयर मनी। तो क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस जो सेशन इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आई कैन सी बहुत ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं इन्वेस्ट स्टॉक्स में या फ्यूचर ऑप्शंस में, इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर उनका ज़्यादातर पैसा जो है वो डूब रहा है। सो उस पे हम लोग कुछ रिसर्च करके देखते हैं इसमें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है, चूँकि इसमें बहुत सारे फैक्टर इसके पैसे लॉस करने का फैक्टर इसमें उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्वेस्टर बिहेवियर और इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस, ये सभी शामिल हैं। बट सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में इसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम ऐसा जो है जो हम लोग देखते नहीं हैं और उस पर ज़्यादातर हम लोग लॉस कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का कंसीडर करने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इसमें क्या है इन्फ्लेशन में कि जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनके प्रॉफिट्स पर पड़ता है, जिससे उनकी स्टॉक प्राइस गिरने लगती है और निवेशक अपनी होल्डिंग्स जो भी स्टॉक वगैरह है वो बेचकर स्टॉक मार्केट से निकलने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें। जब सेंट्रल बैंक्स ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टर्स को बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है, जिससे वे स्टॉक मार्केट से पैसे निकालते हैं और इससे स्टॉक मार्केट पर नकारात्मक असर पड़ता है। नेक्स्ट है कि रिसेशन फियर्स, मतलब कि मंदी वगैरह का डर लगा बना रहता है। तो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि रिसेशन आने वाली है तो वे स्टॉक बेचने लगते हैं। मंदी के दौरान कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो जाती है, जिससे स्टॉक प्राइसेस गिर जाती है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। अब अगले में आ जाते हैं कि अगला फैक्टर क्या है। तो अगले फैक्टर में हमारा पड़ता है कि कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कंपनी के खास कारण, कि कंपनी रिलेटेड क्या क्या ऐसा फैक्टर्स है जिससे मतलब कि लॉस लेने लगते हैं लोग। तो इसमें सबसे मेन है कि पुअर अर्निंग, यानी कि खराब मुनाफा। तो इसमें क्या है कि अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली या एनुअल अर्निंग्स खराब आते हैं तो उसकी स्टॉक प्राइस गिर सकती है, यानी गिरने लगती है या गिर जाती है। सेकंड है कि मैनेजमेंट इशू, प्रबंधन की समस्या है, अगर ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ है तो किसी कंपनी का मैनेजमेंट अगर सही डिसीजन नहीं लेता तो उसकी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, जिससे निवेशकों का विश्वास टूट जाता है और स्टॉक प्राइस गिरने लगती है। नेक्स्ट इसमें एक फैक्टर वैरी करता है कि डेप्ट इशू जो होता है, कर्ज की समस्या। अगर किसी कंपनी का कर्ज ज़्यादा है और वह उसे समय पर नहीं चुका पाती है तो उसकी वित्तीय हालत कमज़ोर हो जाती है, जिससे स्टॉक प्राइस गिरने लगती है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर इसमें है कि मार्केट सेंटीमेंट, यानी कि बाज़ार की भावनाएं, यानी बाज़ार मतलब कैसा चल रहा है। अगर जो पीछे की घटनाएं हैं उसके हिसाब से मार्केट डिपेंड करता है, या कुछ जो ऐसा होता है उसके अनुसार से मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले बाज़ार की भावनाओं में पब्लिक सेलिंग, जैसे कि घबराहट की बिकवाली। समझ लीजिए कि अगर किसी प्रकार का घटना, कोई किसी प्रकार का वार हो गया, युद्ध हो गया, या कोई ऐसा कोई इस कंपनी से रिलेटेड घटना घट गई तो लोगों में डर बन जाता है।
तो इसमें क्या है कि कभी कभी इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर बिना सोचे समझे स्टॉक बेचने लगते हैं। इससे मार्केट में एक चेन रिएक्शन बन जाता है, यानी कि इसी ने बेचा, उसने बेचा, इसने बेचा, वन बाय लोग बेचने लगते हैं, और जिससे कि स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन। किसी कंपनी का या किसी स्टॉक्स का वैल्यूएशन जो है वो वास्तविक प्राइस से ज़्यादा हो जाती है, तो लोग जब उसका वैल्यूएशन निकालते हैं या कोई इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स उसमें पैसा डाला हुआ है या कोई भी डाला हुआ है, तो उसमें जब प्राइस का ये पता चलता है कि इस स्टॉक का वैल्यू जो है ओवर वैल्यूड हो गया है, तो करेक्शन के दौरान इसका प्राइस गिरने लगती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में कि हाउ आई मीन एक इसका नेक्स्ट ऑप्शन है कि र्यूमर्स या न्यूज़, किसी प्रकार का अफवाह या ऐसा खबर आ गई कि कोई मतलब उस कंपनी से रिलेटेड कोई निगेटिव न्यूज़ आ गया या कुछ ऐसा निगेटिव न्यूज़ आ गया जिससे कि कंपनी के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रकार का प्रभावित करता है, जिससे उसका प्राइस जो है गिरने लगता है। अब नेक्स्ट है कि हाउ टू अवॉइड दीज लॉसेस, नुकसान से कैसे बचें। तो नुकसान से बचने के लिए जो है बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है कि डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि अपना जो स्टॉक्स है वो विभिन्न डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो, मतलब कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या कुछ स्टॉक्स में हो गया। स्टॉक्स में भी कई प्रकार के होते हैं कि रियल एस्टेट का बॉन्ड हो गया, या मतलब कि सेक्टर वाइज एलोकेशंस हो गया। हम लोग मतलब कि किसी मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिए, हेल्थ केयर में डाल दिए पैसा, और एयरोस्पेस डिफेंस A&D में डाल दिए, या मतलब इंडस्ट्री वाइज पैसा डाल दिए, फिर मतलब कि म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, बॉन्ड्स में डाल दिए। तो अपने पैसे को एक ही स्टॉक या सेक्टर में लगाने की बजाय उसे अलग अलग सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ और एसेट क्लासेस जैसे कि बॉन्ड, रियल एस्टेट में डिवाइड करें। इससे किसी एक स्टॉक के गिरने पर उसका पूरी पोर्टफोलियो पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर एक बार उदाहरण देते हैं कि अगर आपका पैसा केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और जो आपका टेक सेक्टर में गिरावट होती है, तो आप काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन अगर अपने हेल्थ केयर, एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी निवेश किया है तो नुकसान कम होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट इसमें है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी लंबी अवधि का नज़रिया रखें। मतलब कि जैसे आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई किसी प्रकार का, तो इसमें क्या है कि अपना जो मतलब पैसा जो इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक, मतलब कि अगर अप्स डाउन मार्केट में होता रहता है या किसी प्रकार का न्यूज़ ऐसा हुआ जिससे कि मार्केट डाउन जा सकता है, तो फिर वो फ्यूचर में फिर बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें थोड़ा होल्डिंग टाइम अधिक रखना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डर की ज़रूरत नहीं इसमें पड़ती, मतलब उतना नहीं होता है। अगर आपका निवेश होरिजोन लंबी अवधि का है तो टेम्पोररी गिरावटें आपको परेशान नहीं करेंगी। जैसे कि एक उदाहरण के लेते हैं कि 2008 में, जैसा कि सभी को पता होगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान स्टॉक प्राइस गिरी थी। इवन 2008 छोड़ते हैं, ये कोरोना जो आया था, कोविड आया था, कोविड में भी स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी थी, लेकिन अब देखिए कवर कर गया। लेकिन लियोन्सो की लंबी अवधि तक इसको होल्ड करने से अच्छा रिटर्न अभी बना हुआ है, इस ना गिरने के बावजूद भी। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी कि मतलब कि अगर आप किसी स्टॉक में रिसर्च का मतलब कि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो किसी उस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस होता है कंपनी के बारे में, कि उस कंपनी का मतलब कि मैनेजमेंट से लेकर के क्वार्टरली, एनुअली बिजनेस का रिटर्न्स क्या है, या और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि कंप्लीट एनालिसिस करना ज़रूरी होता है इन्वेस्ट करने से पहले। यानी कि अगर किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी कंपनी का जैसे कि पी रेशियो क्या है, अर्निंग्स ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो को ठीक से समझना पड़ता है। कभी कोई बिना रिसर्च के किसी स्टॉक में पैसा, मतलब किसी भी प्रकार के स्टॉक में बिना रिसर्च के पैसा न लगाएं। ध्यान दें कि किसी कंपनी का मार्केट सेंटिमेंट, न्यूज़ और र्यूमर्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि
स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग से रिलेटेड, मतलब कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं, मतलब कि स्टॉक आप खरीदते हैं, तो सबसे पहले कि उसमें आप स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस इन द सेंस लाइक कि सपोज कीजिए कि आपने स्टॉक एक खरीदा, तो 1:2 या 1:3 का रेशियो में लगाएं कि अगर आपको 1 रुपया का खरीद रहे हैं तो आपको 2 रुपया कमाना है या 3। अगर लंबे समय के जा रहे हैं तो 3 रखें, नहीं तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो 1.5 रखें या मैक्स टू मैक्स 2 रखें। लंबे समय के लिए 2 या 3% का आप मुनाफा उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस अपने नुकसान को सीमित करने के लिए एक स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपया है और आप 10% लॉस पर बेचना चाहते हैं, तो आप 90 पर स्टॉप लॉस इसका लगा सकते हैं। और एक ऐसा ही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रही है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी प्रॉफिट्स को सिक्योर करने में मदद करता है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ती है स्टॉप लॉस भी एडजस्ट हो जाता है। मतलब कि अगर स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इमोशनल डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ी बात है। इमोशनल डिसिप्लिन में क्या होता है, इसमें मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बहुत से लोग जैसे कोई स्टॉक खरीदे या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या लगाया हुआ स्टॉप लॉस हिट कर गया। बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लोगों को लगता है कि ठीक है, इस बार जो अगर पैसा लगाते हैं तो इस बार मैं रिकवर कर जाऊँगा, यानी कि पैसा जो लॉस हुआ है वो हमको वापस फिर मिल जाएगा। बट क्या होता है कि इस बार भी उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 2 बार 3 बार करने के बावजूद भी अगर मतलब कि आपका इमोशनल ऐसा बढ़ जाता है कि नहीं इस बार हमारा कवर हो जाएगा, इस बार कवर हो जाएगा, और इस तरह से करते करते 2-3 बार मतलब करके लोग पैसा ज़्यादा गंवा देते हैं, ज़्यादा मतलब कि मार्केट में लॉस कर जाते हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर मैंने लॉस कर दिया, ठीक है, आज के लिए मुझे इतना इन्वेस्ट करना था, इतना स्टॉप लॉस खत्म हो गया, आज का दिन खत्म, मैं अगले दिन इस पर ट्राई करूँगा या अगले दिन मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो सेंटिमेंट आपको जो डिसिप्लिन है इसमें रहना पड़ेगा कि आपका आज मेरा इतना ही लॉस करने का मेरा टारगेट था, इतना ही करूँगा, या आज इतना ही मुझे प्रॉफिट लेना था, लालच भी नहीं करनी है कि इतना से ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। तो ये था। अगला आ जाते हैं कि अवॉइड लिवरेजेज, कर्ज से बचें। यानी कि इसमें क्या है कि अगर आप मार्जिन या लोन लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो यह नुकसान का जोखिम बढ़ा सकता है। लिवरेज से रिटर्न तो बढ़ सकते हैं लेकिन लॉसेस भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। तो कर्ज लेकर कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। ये टोटली मतलब कि आपको ज़्यादा दिक्कत में या परेशानी में या लॉस में डाल सकता है। सो दिस शुड बी रिकमेंडेड, यू शुड नॉट गो फॉर एनी टाइप ऑफ, मतलब कि किसी भी प्रकार का आप लोन लेकर के या कर्ज लेकर के स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग ना करें, ये हाईली रिकमेंडेड रहेगा। निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या है इसका। तो स्टॉक मार्केट में पैसा डूबना कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटीमेंट। लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी अपनाकर, डाइवर्सिफिकेशन और लंबी अवधि का नज़रिया रखकर आप अपने नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। इमोशन बेस्ड डिसीजन से बचना और अच्छे रिसर्च के आधार पर निवेश करना हमेशा लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहती है, लेकिन सही नॉलेज और प्लानिंग से आप लॉसेस से बच सकते हैं। मीन्स अगर आप मतलब कि प्लानिंग के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और सही से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, सही टाइमिंग पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को लंबे समय से तुरंत पैसा ना लगाएं, मार्केट को ठीक से उसका ट्रैक करते रहें, कौन सा स्टॉक में इस क्या न्यूज़ होने वाली है। अब मतलब कि एक प्रकार का अनुभव बन जाता है, कभी स्टॉक नीचे गिरेगा क्योंकि इसका अब जो है
ज़्यादा हाई चला गया या ओवर वैल्यूड हो गया है, आदमी को अगर आप लंबे समय तक ट्रैक कर रहे हैं, 2, 3 या 4, 6 महीने ट्रैक कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता चलने लगता है कि ठीक है, हाँ, ये अभी स्टॉक गिरने ही वाला है। सो इन सब चीज़ों से ध्यान से रखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, मल्टीपल थिंग्स में इन्वेस्ट करें और एक जगह इन्वेस्ट ना करें। तो ये सब चीज़ें थी जो मेन फैक्टर होते हैं जो आपको स्टॉप से बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच ऑल।